हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में, अर्थात वर्क एनर्जी थ्योरम। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है? किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। मतलब किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य जो W है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा की में अंतर के बराबर होता है। इस प्रकार से गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv²। तो यदि v वेलोसिटी उसकी अंतिम वेलोसिटी है तो इसका अंतिम गतिज ऊर्जा होगा 1/2 mv²। और u वेलोसिटी यदि उसकी प्रारंभिक वेलोसिटी है तो 1/2 mu² उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होगी। तो अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का जो अंतर होगा वह किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। यही वर्क एनर्जी थ्योरम है, कार्य ऊर्जा प्रमेय है। तो इसको हमको सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, u वेग से गति कर रही है, u वेग से गति कर रही है। अब इस पर बल F लगा दिया जाता है, इस पर बल F लगा दिया जाता है। तो इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है A त्वरण उत्पन्न हो जाता है। और A त्वरण उत्पन्न होने के कारण यह S, इसका वेलोसिटी बढ़कर u से v हो जाता है, u से v हो जाता है। और डिस्प्लेसमेंट, इस फोर्स के कारण इसमें डिस्प्लेसमेंट s हो जाता है, इस फोर्स के कारण इसमें डिस्प्लेसमेंट s हो जाता है। ठीक है, मतलब कोई वस्तु u वेग से गतिशील है, उस पर बल F लगाते हैं जिसके कारण उसमें त्वरण A उत्पन्न होता है और वह विस्थापित होती है बल की दिशा में ही, बल की दिशा में ही विस्थापित होती है और उसका वेग बढ़कर u से v हो जाता है। तो इस स्थिति में कार्य क्या होगा? कार्य बराबर F.s, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है तो Fs cos 0, यानी कि Fs, इसको इक्वेशन 1 रखें। और दूसरा, चूंकि F बराबर ma, न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर ma। और गति के तीसरे समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से क्या होता है? v² = u² प्लस 2as। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं v² माइनस u² = 2as। फिर लिख सकते हैं v² माइनस u² बाई 2a बराबर s। तो इसको इक्वेशन 1 दिए हैं, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3। तो समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से क्या करेंगे? समीकरण 1 में F और S का मान 2 और 3 से डालेंगे। तो W बराबर F की जगह ma और S की जगह v² माइनस u² बाई 2a। तो ये दोनों तो गुणा में है तो a से a कट जाएगा। क्या बचा? W बराबर 1/2 mv² माइनस u², या फिर कहें वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 mv² माइनस 1/2 m
यू स्क्वायर। अर्थात किसी बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किसी वस्तु पर किए गए बल द्वारा किया गया कार्य, किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किए गए कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। लिख सकते हैं W बराबर डेल्टा के, जहाँ के काइनेटिक एनर्जी है, अर्थात इसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। ये किसके लिए था? जब हम अचर बल F लगा रहे थे। एक कंडीशन है, ये तब की स्थिति में था जब अचर बल था F, अचर बल F लगा रहे थे जिसका परिमाण निश्चित था। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरे कंडीशन में जब उस पर परिवर्ती बल लगे, तब के केस में क्या होगा? ये बल का डायग्राम है, बल और विस्थापन का। ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट, इसमें कोई परिवर्ती बल कार्य करेगा। ये कोई परिवर्ती बल जो है कार्य कर रहा है। परिवर्ती बल के कारण इसका विस्थापन x1 से xn तक हो रहा है। अगर हम इसको बहुत छोटे छोटे खंडों में बांट दें, x1, ये x2 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, ये x4 हो गया, ऐसे छोटे छोटे खंडों में बांट दें। पूरा बल को छोटे छोटे खंडों में बांट दें। इस प्रकार से इधर को भी बांट देना है, बांट दें। तो क्योंकि परिवर्ती बल लग रहा है, तो परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो सबसे पहले हम छोटे खंड को लेते हैं, इसको लेते हैं। अल्प अंतराल के लिए परिवर्ती बल भी एक अचर बल की तरह कार्य करेगा। बहुत ही कम समय के लिए, बहुत ही कम अंतराल के लिए अगर हम बात करें तो जो परिवर्ती बल है वह भी कांस्टेंट होगा। बहुत छोटा से छोटा अल्प समय ले रहे हैं और इस सब को बराबर इस भागों में बांटे हैं। डेल्टा एक्स, x2 माइनस x1 इक्वल टू डेल्टा एक्स, x3 माइनस x2 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, xn माइनस xn माइनस 1 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। सबको बराबर भागों में बांट दिए हैं और इसको xn भाग तक डिवाइड कर दिए हैं, x1 से xn तक डिवाइड कर दिए हैं। तो अगर हमको इस छोटे से खंड का मिल जा रहा है वर्क डन, तो सब का समेशन करने पर पूरे सिस्टम का अर्थात x1 से लेके xn तक विस्थापित करने में जितना बल लगा उसके द्वारा किया गया कार्य निकाल सकते हैं। अगर एक छोटे से खंड के द्वारा बल द्वारा किया गया कार्य निकाल लेते हैं तो पूरा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस छोटे से खंड के लिए क्या हो जाएगा? F बराबर W बराबर क्या होगा? डेल्टा W बराबर, इस छोटे खंड के लिए देख रहे हैं ना, x1 से लेके x2 के बीच जितना को मैं छायांकित किया हूँ उतना बल गुणित गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होगा। अचर बल है तो यहाँ पर F को अचर बल के बराबर माने हैं,
तो 1/2 m डेल्टा v स्क्वायर, 1/2 m डेल्टा v स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि अचर बल के लिए टोटल वर्क डन क्या होता है, बल द्वारा किया गया टोटल कार्य क्या होता है, उनकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहाँ पर उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है 1/2 m डेल्टा v स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं इसको, ये सब के लिए है। तो पहले सबसे पहले लिखें डेल्टा W1 बराबर क्या होगा, तो 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। डेल्टा W2 बराबर क्या होगा, तो 1/2 m v3 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, और इस प्रकार ये चलते जाएगा। और लास्ट में आखिरी में डेल्टा WN, ये वाला पार्ट, डेल्टा WN बराबर क्या होगा, 1/2 m VN स्क्वायर माइनस VN-1 का स्क्वायर, ये होगा। और हमको टोटल वर्क डन चाहिए, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, W बराबर समेसन ऑफ डेल्टा W सब का योग, यानी कि डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस डैश 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 डेल्टा WN पूरा चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, इनको जोड़ना है, इन सब को जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या है, 1/2 m v2 का स्क्वायर है पॉजिटिव, 1/2 m v2 का स्क्वायर है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर 1/2 m v2 का स्क्वायर नेगेटिव है, तो ये दोनों घट जाएंगे। उसी प्रकार 1/2 m v3 का स्क्वायर है यहाँ पे पॉजिटिव। अगला लेंगे डेल्टा W3, तो उसका मान क्या आएगा, 1/2 m v4 स्क्वायर माइनस v3 स्क्वायर। तो यहाँ पर एक माइनस 1/2 m v3 स्क्वायर हो गया, और यहाँ प्लस 1/2 m v3 स्क्वायर हो गया, तो ये भी घट गया। तो ये v2 स्क्वायर वाला घट गया, v3 स्क्वायर वाला घट गया, इसी तरह v4 वाला भी घट जाएगा। तो इस तरह घटते घटते क्या बचेगा, Vn-1 स्क्वायर भी घट जाएगा ऊपर वाले पद से। बचे इनका क्या, एक तो ये पहला वाला -1/2 m v1 स्क्वायर, क्योंकि इसके पहले कोई पद नहीं है, इसके पहले कोई पद नहीं है इसके पहले, तो ये बचेगा -1/2 m v1 स्क्वायर बचेगा। और इसके बाद कोई पद नहीं है, 1/2 m vn स्क्वायर के बाद कोई पद नहीं है, ठीक है। तो ये बचेगा। तो W बराबर क्या हुआ था, 1/2 m vn स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो ये हो गया परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, कुल कार्य, अर्थात ये पूरा पोर्शन। पूरा पोर्शन तो परिवर्ती बल द्वारा किया गया कुल कार्य क्या होता है, उनकी गतिज ऊर्जा में अंतर के बराबर होता है, या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक, समझ में आ गया। इससे क्या लाभ है, इससे यह लाभ है, यदि हमको वर्क निकालना है, कहीं पर वर्क डन निकालना है और फोर्स पता ना हो, डिस्प्लेसमेंट पता ना हो, फोर्स पता ना हो, डिस्प्लेसमेंट पता ना हो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पता हो, काइनेटिक एनर्जी पता हो, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज पता हो, तो इससे हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज से डायरेक्ट उसका वर्क माप सकते हैं कि उसका कार्य कितना होगा। ओके, अब हम इसी को समाकलन विधि से करेंगे। अब माना कि एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, ये u वेग से गति कर रही है और इस पर बल F लगाया जाता है, बल F लगाया जाता है, जिसके कारण ये v वेग से गति करती है और एक्सेलरेशन होता है इसका a एक्सेलरेशन से v वेग से गति करती है। तो इस पर कार्य ऊर्जा प्रमेय कैसे होगा ज्ञात समाकलन विधि से।
ठीक है, तो कार्य बराबर क्या होता है, डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी एक्स। अल्प विस्थापन लिए, किसी बल द्वारा किया गया अल्प विस्थापन लिए एफ डॉट डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स कॉस थीटा, और थीटा इक्वल टू यहाँ पे 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों विस्थापन भी उसी दिशा में हो रहा है जिस दिशा में बल लग रहा है, कॉस 0 डिग्री यानी कि 1, तो बराबर एफ डी एक्स। और गति के द्वितीय नियम से क्या मालूम है, एफ बराबर एम है, एम ए डी एक्स, क्योंकि एफ बराबर एम है गति के द्वितीय नियम से। और ए बराबर क्या होता है, डी वी बाई डी टी डी एक्स, ए बराबर डी वी बाई डी टी बराबर एम, इसको लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी इंटू डी वी बराबर क्या हो गया, एम डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, भी होता है, तो एम भी डी भी, क्योंकि भी बराबर डी एक्स बाई डी टी। ओके, तो ये हो गया एम भी डी भी। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन कितना होगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू है ना, और डी डब्ल्यू में बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन एम भी डी भी, और वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक, यू प्रारंभिक वेलोसिटी यू होती है और फाइनल वेलोसिटी भी होती है, तो यू से भी तक बराबर आ जाएगा, एम बाहर आ जाएगा और भी का समाकलन होगा भी स्क्वायर बटे 2, भी स्क्वायर बटे 2, और लिमिट लगेगा यू टू भी। ये कैसे हुआ भी स्क्वायर बटे 2, इस फार्मूला से, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन भी डी भी था बराबर भी टू द पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, यानी कि भी स्क्वायर बाई 2, भी स्क्वायर बाई 2 रख दिया। अब अपर लिमिट रखेंगे, क्या बचेगा, ये 1/2 कॉमन आ जाएगा, एम भी कॉमन आ जाएगा। अब अपर लिमिट भी स्क्वायर और लोअर लिमिट माइनस यू स्क्वायर, यानी कि आ गया 1/2 एम भी का वर्ग ऋण 1/2 एम यू का वर्ग। तो ये है काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर। तो इससे ही वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूफ हो गया कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ओके, थैंक यू। अब हम निष्कर्ष देखते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या निष्कर्ष निकलता है। इससे 3 निष्कर्ष निकलते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, यदि इफ u बराबर v तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। इफ u बराबर v तो वर्क डन 0 होगा, कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे यदि अभिकेंद्र बल किस वृत्ताकार कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में एक समान चाल से गति कर रही है, एक समान चाल से, ठीक है, यहाँ पर भी v है, यहाँ पर भी v है, यहाँ पर भी v है, चाल एक समान चाल से गति कर रही है, तो u बराबर v किसी भी स्थिति में उसका वेग बदल नहीं रहा है, तो इसमें वस्तु द्वारा किया गया कुल कार्य 0 कहलाएगा। ये पहला कंडीशन है। दूसरा क्या है, यदि मैं इसको यहाँ से छोड़ दूँ नीचे की ओर, तो प्रारंभिक वेग 0 है और इसके बाद वेग बढ़ रहा है, निश्चित वेग बढ़ रहा है v, तो 0 से v वेग बढ़ रहा है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये नीचे की ओर गिर रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। ठीक है, तो इस प्रकार अगर जब किसी वस्तु के गतिज ऊर्जा में
वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक है। इसी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, 0 है अभी गतिज ऊर्जा, अभी बढ़ गया तो इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब हमारा जो कार्य है वह धनात्मक हो रहा है। इसके अपोजिट इसको मैं अगर बल लगाकर ऊपर की ओर फेंकूँ तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये नीचे की ओर आना चाहेगा, अर्थात नीचे की ओर बल लगेगा इस पर। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर बल लगेगा, लेकिन इसकी गतिज ऊर्जा में कमी आ रही है। इसका मतलब हमारा जो कार्य है वो ऋणात्मक मिल रहा है, नीचे की ओर आ जा रहा है ये, तो अर्थात हमारा जो कार्य है वो ऋणात्मक हो रहा है। तो ये 3 स्थितियाँ प्राप्त होंगी कार्य ऊर्जा प्रमेय से। तो वर्क तो इतना, कार्य ऊर्जा प्रमेय इतना। अब हम देखेंगे शक्ति के बारे में।